क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियो एक्टिविटी? एक साइंटिस्ट थे बैकरल, वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते थे. वंस ही हैपन टू कीप सम कंपाउंड wrapped in papers and aluminum foils and all that. ठीक है. एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ही फाउंड कि उस लैब में जो फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी थी ना, सारी एक्सपोज हो गई. अब वो परेशान हो गए कि ये फोटोग्राफिक प्लेट्स तो मैंने निकाली भी नहीं, ना मैंने अभी तक यूज की, ऐसे कैसे एक्सपोज हो सकती है? इसका मतलब कोई ना कोई रेडिएशन इन पे फॉल करी, कोई ना कोई रेडिएशन इन पे गिरी है जिसकी वजह से ये एक्सपोज हुई. ठीक है. तो फिर उसने दोबारा इन चीजों को दोबारा से रिपीट किया, बट ही अगेन फाउंड कि वो फिर से एक्सपोज हो रही है. इसका मतलब लैब में कुछ ऐसा है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है. ठीक है. फिर उसको ध्यान आया कि उसने कुछ केमिकल रैप करके रखा हुआ है. फिर वो केमिकल उसने वहां से हटाया, उसके बाद देखा कि वो एक्सपोज नहीं हो रही. इसका मतलब उस मटेरियल के अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही है. ठीक है. और वो रेडिएशन वो वाली रेडिएशन है जो हमारी विजिबल रेंज में नहीं आती. तो फर्स्ट टाइम जो रेडियो एक्टिविटी का पता लगा है वो एच बैकरल के द्वारा पता लगाया गया. ठीक है. इसलिए रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट भी बैकरल ही रखा गया. 1 बैकरल मीन्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. यूनिट का नाम बैकरल रखा कि एक न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट हो रहा है इनटू सम स्टेबल न्यूक्लियाइड इन 1 सेकेंड. तो जब ऐसा एक्टिविटी मिल रही है किसी सैंपल में, ठीक है, तो उसको बैकरल नाम दिया गया है. रेडियो एक्टिविटी होता है क्या? व्हाट इज दिस प्रोसेस सो कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी? हाँ बेटा, आप बताएं. एच बैकरल, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी is BQ, used for Becquerel, means 1 disintegration per second. Now coming back to basic question, what is radioactivity? So in the process of formation of nuclei, ठीक है, we know many isotopes exist of a specific element. उनमें जो स्टेबल होता है वो एक ही होता है. उनमें जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक का ही होता है. बाकी किसी न किसी रूप में, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है. ठीक है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक ही होती है. तो जब ये न्यूक्लियाइड फॉर्म हो रहे होते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, some nuclei are so formed that their configuration is unstable. तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जितने भी होते हैं वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जो भी उनके पास अनवांटेड मटेरियल उनमें बाउंड है उसको वो रिलीज करते रहते हैं. दे रिलीजेस, ठीक है, सम elementary particles so as to acquire stable configuration. ठीक है. Now this process of emission of elementary particles from the nuclei so as to acquire a stable configuration is called radioactivity. जो वहां से एमिशन हो रहा है, जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, ये कौन से पार्टिकल्स हैं? आगे लिखो, वी गेट फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियाइड्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनोज, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. पॉजिटिव न्यूट्रिनो, नेगेटिव न्यूट्रिनो. ठीक है. और देन वी हैव गामा रेडिएशन. ठीक है. एंड लॉट ऑफ एनर्जी. This all is released by radionuclides. So as a radiation, what do we get?
we get alpha particles coming out of it, we get beta particles coming out of it, and we get gamma radiation coming out of it. ठीक है, ये prominently visible होते हैं. Neutrinos or anti-neutrino, these both are such a small particle that they escape unnoticed. नहीं पता चलता इनका ये कब निकले और कब चले गए. ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जब कुछ उनको इम्बैलेंस मिला तो वो कहाँ है इम्बैलेंस, किस वजह से ये मैच नहीं हो रहा है, तब उन्होंने उसको ध्यान दिया तो उनको पता लगा ये एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ से और निकलते. ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर दी पार्टिकल्स. ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल अल्फा निकला, बीटा निकला, तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है. और स्टेबलर कॉन्फ़िगरेशन वो तभी होती है जब वो और एनर्जी रिलीज कर दे. सो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ है इसके अंदर, और इसमें से रेडिएशन बाहर आ रही है. क्या आ रहा है बाहर? रेडिएशन. इसमें अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है. आपको अल्फा, बीटा और गामा इनके बारे में मालूम है ना? कुछ नहीं मालूम तो पूछ लो पहले. गामा के बारे में नहीं पता. अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की बात कर रहे हो ना? हाँ, गामा के बारे में नहीं, इसमें इनमें से किसी के बारे में नहीं पता तो पूछ लो. अल्फा बीटा गामा तीनों पार्टिकल्स है ना, उसके बारे में पूछ रहे हो. गामा इज नॉट पार्टिकल, गामा इज रेडिएशन. अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा एंड बीटा आर द पार्टिकल्स. यस. बीटा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. और गामा रेडिएशन? Gamma radiation is the most energetic part of electromagnetic spectrum. जो weakest part होता है वो रेडियो वेव्स होती हैं, और जो strongest part होता है वो गामा रेडिएशन होती है जो न्यूक्लियस से डायरेक्ट आती है. वीकेस्ट कौन सी होती है? रेडियो वेव्स. ठीक है, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो स्प्रेड्स इनटू किलोमीटर, जो लोएस्ट रेंज की होती है. तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. अब इतनी बड़ी उसकी है, जब वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी, तो एनर्जी भी लोएस्ट है. ठीक है, और ये जो गामा रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये नैनोमीटर पिकोमीटर में होती है या उससे भी छोटी होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है. तो हाईएस्ट होने के नाते ये जो इनकी जो एनर्जी लेवल है वो हाईएस्ट हो. दे आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग एनीथिंग. किसी भी चीज को भस्म करके निकल जा सकती है, इतनी एनर्जी होती है उसमें. तो ये चीज समझ में आ रही है. अब ये रेडिएशन हमने मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर दिया. ठीक है, तो कौन सी इसमें रेज है जो किस तरफ मुड़ेंगी वो आपको बताना है. गामा वाली किधर? गामा में कौन सा चार्ज होता है ये तो बता दो. चलो अल्फा बताओ, पहले सारे अल्फा बताओ. इधर अल्फा इधर. आप क्या बता रही हो? इधर किधर? चल छोड़ो, आप बताओ बेटा. कृष्ण, तो पेन तो हटाओ हाथ में से, काम रूल लगाओ. लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी क्रॉस बी. तो वी क्रॉस बी नहीं हो रहा, करो ना बेटा. वी क्रॉस बी अप्लाई करके बताओ, राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये पूछ रहा हूँ. हाँ कृष्ण, हाँ नहीं आ रहा बेटा. इधर अल्फा. अच्छा, आप क्या कहती हो? अल्फा उधर जाना चाहिए. हाँ, तो वी क्रॉस बी कैसे लगाया आपने, बताओ. ये ऊपर भी, हाँ, क्रॉस ऐसे भी, पीछे भी है. आपने कैसे लगाया? लेफ्ट हैंड से लगाया? नहीं ऐसे वाला लगाया. एक सेकंड, राइट हैंड से लगता है. अबे तुम किस से लगा रहे थे? मैं राइट से लगा रहा हूँ. नहीं मैं वैसे राइट से लगता है ना. हाँ, राइट हैंड में. ऑल अल्फा पार्टिकल्स विल टर्न दिस वे. ठीक है, बीटा पार्टिकल कहाँ जाएंगे? इधर. बीटा पार्टिकल विल गो इन दिस वे. व्हाट विल हैपन टू गामा? गामा को कौन सा चार्ज होता है? एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये.
थोड़ी देर रुक जाओ, बताऊंगा। सीधा चला जाएगा क्या? है सीधा चला जाएगा। गामा क्योंकि रेडिएशन है तो कोई चार्ज नहीं होता, गामा विल गो डायरेक्ट। तो भाई को बोला था उसने, अगर चार्ज भी सीधा जाएगा। गामा रेडिएशन बोल रहा हूँ, गामा इज रेडिएशन। एक बार मेरे को अभी भी अल्फा में कंफ्यूजन हो गया। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ। तो ये V क्रॉस B, इधर बीटा नेगेटिव होता है, बीटा भी ऊपर जा रहा है, तो V क्रॉस B। अब जो इधर फोर्स लगेगा ये -F लगेगा, -F का मतलब वो उधर जाएगा। There are 3 types of decays by the process of which a nucleus acquire a stable configuration. First is alpha decay process. Alpha decay process. क्या होता है alpha decay process? In this process, a nuclei releases an alpha particle. ठीक है? The nuclei releases an alpha particle. इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई न्यूक्लियाई है X, नाम दे दिया ऐसी एलिमेंट को, और इसका मास नंबर है A और एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है? तो जब ये अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो ये चेंज हो जाएगा, Y में चेंज हो जाएगा, कुछ नया एलिमेंट बनेगा, ठीक है? और उस नए एलिमेंट का मास नंबर कितना हो जाएगा? A-4, और ये हो जाएगा Z-2 प्लस 4He2 प्लस एनर्जी। तो जितने भी हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उनमें से अक्सर अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड इज बीटा डीके प्रोसेस। बीटा डीके प्रोसेस, बीटा क्या होता है? अपने आप में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन बनाता है, ठीक है? और एक बीटा पार्टिकल बनाता है जो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, और उस बीटा को एमिट कर देता है। तो एज ए प्रोसेस क्या हुआ? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आया? एटॉमिक नंबर उसका 1 से बढ़ जाता है। मास में तो फर्क नहीं पड़ा, मास रहा A, मगर ये हो गया Z+1 और ये हो गया -1, नेगेटिव पार्टिकल है ये, ठीक है? प्लस एनर्जी हर एक में लिखना। थर्ड इज गामा डीके प्रोसेस। लिखो गामा डीके प्रोसेस। गामा डीके प्रोसेस, गामा डीके प्रोसेस में कोई पार्टिकल नहीं निकलता है, मगर जब न्यूक्लियस कुछ पार्टिकल्स एमिट कर चुका होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिया या बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, एमिट करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, क्योंकि स्टेबल स्टेट में जा रहा है, वो स्टेबलर स्टेट में जा रहा है, तो खुद एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ठीक है? और उस एक्साइटेशन को रिलीज करने के लिए वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन, ठीक है? तो गामा रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करके फिर वो खुद स्टेबल स्टेट में आता है, ठीक है? तो दैट इज हाउ गामा डीके अकर्स, ठीक है? लिखो आफ्टर एमिटिंग द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, after emitting the elementary particles, the nucleus remain in the excited state. Therefore, it acquires a stable state. It acquires a stable state by releasing the energy in the form of gamma radiation. In the form of gamma radiation. हाँ, in the form of gamma radiation. तो ये क्वेश्चन बनता है, what is radioactivity? ठीक है? In how many forms the decay occurs in radioactivity? तो अल्फा बीटा गामा, इसके बारे में आपको एक एक दो लाइन लिख के बताना। Now there are two types of radioactive reactions that happen. One is called fission reaction.
It is a process in which a heavier nuclei breaks into smaller fragments by the process of some chain reaction. पहले वो पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कोई चेन रिएक्शन है जिसको वो फॉलो करते हैं, ठीक है, और बारी बारी से वो स्प्लिट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस फिशन रिएक्शंस के अंदर जो सबसे यूजफुल एलिमेंट है, फिशन रिएक्शन के लिए जो सबसे यूजफुल एलिमेंट है वो है यूरेनियम। यूरेनियम, ठीक है। और यूरेनियम में भी देयर आर टू स्पीशीज दैट एग्जिस्ट, दो आइसोटोप हैं, एक है 235, एक है 238। जो काम का यूरेनियम है वो है 235, जो कि नेचर में सिर्फ 0.7% अवेलेबल होता है, और दादागिरी वाला जो यूरेनियम है वो है 238, जो कि 99% से भी ज्यादा अवेलेबल होता है। 99.3 हो गया ना, 0.7 हो गया तो 99.3% हो गया। अब 235 वाले में क्या खास बात है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसको स्प्लिट कर देता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इज एबल टू स्प्लिट द रेडियोन्यूक्लियाई यूरेनियम U35। This is 0.7% available, and 238, this is 99.3% available in nature, ठीक है। अब पहले तो सारा यूरेनियम निकाल लेते हैं, पहले सारा यूरेनियम निकाल लेते हैं, और फिर उसमें से उसके बाद यूरेनियम U35 को छानते हैं। The process of extracting U235 from U238, क्या बोला मैंने? The process of extracting U235 from the whole uranium is called enrichment process। और इस प्रकार से निकाला गया यूरेनियम कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एटम बॉम्ब्स में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, और रेडियोलॉजी में यूज होता है। रेडियोलॉजी में जो कीमोथेरेपी वगैरह करते हैं, ठीक है, इसमें लो रेडिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। एनरिचमेंट प्रोसेस क्या बताया आपने? पूरे यूरेनियम में से इसको निकाल, क्योंकि काम का तो यही है। इसके अलावा दूसरा जो एलिमेंट है वो बहुत यूजफुल है, दैट इज थोरियम। कौन सा एलिमेंट है? थोरियम। थोरियम। थोरियम, इंडिया में थोरियम के पहाड़ी पहाड़ भरे पड़े। थोरियम इसलिए, थोरियम पर इंडिया में बहुत रिसर्च हुई है, और अब जो फ्यूचर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फ्यूचर के जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेसेस होने वाले हैं, ठीक है, वो इंडिया के ही दिए गए होंगे और थोरियम बेस्ड होंगे मोस्टली, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज अभी रिसर्च में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा शुरू कहाँ से हुए थे? थोरियम पे काम करने के लिए। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट ही इसलिए हुआ था कि थोरियम को यूज किया जा सके। थोरियम इज अनदर वेरी गुड मटेरियल जो रेडियो एक्टिविटी में अपनी प्राइम भूमिका निभा सकते हैं। अब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम को हिट करता है, ठीक है, तो वो उसको कई तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है। अब जब तोड़ा जा रहा है तो किसी भी तरीके से टूट सकता है, कि एक ही पैटर्न होगा, एक ही तरीके से टूटेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कैन ब्रेक यूरेनियम इन फॉलोइंग वेज। 1 and 0 मीन्स न्यूट्रॉन मास 1 है, चार्ज कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, और 235 यूरेनियम, 92 इसका एटॉमिक नंबर है। दिस स्प्लिट्स इन, दिस पहले फ्यूज होता है इसके अंदर 236U92, ये इसका आइसोटोप बन गया। दिस आइसोटोप इज हाईली अनस्टेबल and therefore this further splits into 2 parts। 144 की बेरियम है, 56
plus 89 Kr krypton 36 plus 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये क्या है 89 वाला? क्रिप्टन। दिस इज Kr क्रिप्टन। ये जो 3 न्यूट्रॉन निकले ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स होते, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे। दूसरा जो पॉसिबल हो सकता है स्प्लिटिंग 235 यूरेनियम 92, 236 uranium 92. Another set of products is 133 Sb. Sb क्या होता है? tin है बेटा। 51 plus 99 Nb41 plus 4 neutrons। क्या? SB क्या होता है? tin। SN होता है tin। Sb फिर देखो क्या एलिमेंट है। देखिए उतार दो उसको। देखिए मत, उतार दो। ठीक है। और जो तीसरा पॉसिबिलिटी है दैट इज 235 92 यूरेनियम 236 यूरेनियम आइसोटोप बन गया और फिर ये स्प्लिट हुआ जेनॉन के अंदर 140 He 54 Sb एंटीमनी प्लस स्ट्रॉन्शियम Pb 94 38 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स 1 0 N है। कोई सी भी एक कर लेना ताकि एग्जाम्पल में लिख सकूं। ये तो कट नहीं गया वैसे। कट गया है ये अच्छा। मत लिख स्ट्रॉन्शियम। ठीक है। तो 3 तरीके से जो यूरेनियम एटम है वो स्प्लिट होता है और किसी भी तरीके से हो सकता है। ये नहीं है कि यही होगा यही होगा यही होगा। What do we see from this process? That on an average, how many neutrons are released? 3 plus 4 plus 2, 9 divided by 3, 3. Per reaction, on an average, 3 highly energetic neutrons are released in this process. Plus, lot of energy is released in each splitting. ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, the energy released per nuclear reaction is of the order of 200 million electron volt. देख लो, the energy released per nuclear reaction is of the order of 200 million electron volt. ठीक है। एनॉर्मस बहुत ज्यादा है। 1 किलो कोयला जला लो तो एनर्जी रिलीज होगी सम 10 to the power 7 जूल्स। ठीक है। और 1 किलो यूरेनियम जला लो, मतलब इसको न्यूक्लियर रिएक्शन पूरा करा लो तो एनर्जी रिलीज होगी 10 to the power 14 जूल। कितना बड़ा फर्क है, 100 लाख गुना का फर्क है। इसी समझ में आ रही है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस में ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आया। तो ये हाई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, इनको स्लो किया जाता है। ठीक है। स्लो होने के बाद जब ये वापस यूरेनियम को टकराता है, ये स्लो न्यूट्रॉन्स है, वापस यूरेनियम को टकराता है, फिर से वापस फिशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक यूरेनियम फूटा, 3 न्यूट्रॉन निकले, तीनों टकरा के इधर उधर स्लो हुए, फिर वापस 3 में घुसे, उन्होंने और 3 फोड़ दिए, 9 न्यूट्रॉन निकले, 9 न्यूट्रॉन और 9 में घुसे, ठीक है, 27 फोड़ दिए। तो ये एक्सपोनेंशियल राइज होता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इट विल टेक द शेप ऑफ एटॉमिक बॉम्ब।
तो जितने भी यूरेनियम के एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वो सारे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में जाते हैं, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं काम वहां पे भी यही हो रहा है, ठीक है। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करा जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वहां पे चोर बिठाए जाते हैं। कौन बिठाए जाते हैं? चोर। 3 न्यूट्रॉन में से 2 चुरा लें। तो मतलब अगर पहले चरण में 100 यूरेनियम ब्रेक हुए थे, तो अब अगली साइकिल में भी 100 ही होंगे, 100 से बढ़ेंगे नहीं, ज्यादा नहीं होंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन एब्सॉर्बिंग मटेरियल उसको बीच में इंसर्ट कर देते, ठीक है। तो जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है वो कंट्रोल फैशन में आ जाता है, इसलिए वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखो क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू लिखा आपने, क्या लिखा था लास्ट अभी? हाँ, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। आगे सी वो लिख लो डेफिनेशन, क्यू वैल्यू की डेफिनेशन। द एनर्जी रिलीज्ड per nuclear reaction is called Q value of the nuclear reaction. एक रिएक्शन में जो एनर्जी निकली है वो उस रिएक्शन की Q वैल्यू है। जो दूसरे टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो हल्के न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, उनको आपस में फ्यूज किया जाता है, उनको आपस में फ्यूज किया जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला के ड्यूटेरियम बनाया जाता है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिला के हीलियम बनाया जाता है, हीलियम हीलियम बना के स्टेबल हीलियम बनाया जाता है, ठीक है। अब ये सब कहाँ होता है? ये सब सन में पॉसिबल है, स्टार्स में पॉसिबल है। ये सब चीजें, ये वाले जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं, these fusion reactions are not possible in artificial conditions। ये बात समझ में आ रही है? आप ये देखो, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से मिलाना है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से मिलाना है, तो मिलेगा कैसे? उसकी जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि कूलम्बिक फोर्स को ओवरकम कर जाए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसकी जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो उसमें जाके फ्यूज हो जाए, जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो उसको भी ओवरकम कर जाए। जब वो 1 फर्मी के डिस्टेंस तक पास आ जाएगा, ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो आपस में बाइंड कर लेगा। तो चैलेंज ये है कि उसको पास कैसे लेके जाए, ठीक है। तो पास ले जाने के लिए जो उसको थर्मल काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत है, वो एनर्जी जो है उसको करीब 10 to the power 8 केल्विन टेम्परेचर पे ही पॉसिबल हो पाती है, 10 to the power 6 एंड अबव, ठीक है। और जब इतने हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि हम लेबोरेटरी के अंदर इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते, इस टेम्परेचर तक कुछ बचता ही नहीं है। जितने भी एटम्स हैं वो सारे खुद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सब प्लाज्मा की फॉर्म में रहते हैं, फ्लोटेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं। मगर ये सारी रिएक्शंस कहाँ होती हैं? ये सारी रिएक्शंस स्टार्स के अंदर होती है। ये चीज समझ में आ रही है? ये सारी रिएक्शंस स्टार्स के अंदर होती है, और स्टार्स के अंदर जो फ्यूल है जो बर्न हो रहा है फ्यूजन रिएक्शंस के तरीके से, वो सारा फ्यूल किस चीज का बना हुआ है? इट इज ऑल मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन साइकिल्स वहां पे रिपीट हो रही है, हाइड्रोजन साइकिल्स रिपीट हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर ड्यूटेरियम बना रहा है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम से मिलके हीलियम का आइसोटोप बना रहे हैं, और हीलियम हीलियम का आइसोटोप मिलके स्टेबल हीलियम बना रहे हैं, और स्टेबल हीलियम के साथ बाय प्रोडक्ट उसका हाइड्रोजन वापस कुछ निकल रहा है, ठीक है। और वो हाइड्रोजन फिर से अपनी अगली साइकिल में रोटेट हो रहा है, और हर रिएक्शन के अंदर फिर बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो ये जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं ये स्टार्स में ही पॉसिबल है, ठीक है। और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं। हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए वो मैंने आपको बताया, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास आप तभी भेज सकते हो जब उसकी थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, जब उसकी थर्मोकाइनेटिक एनर्जी कूलम्बिक फोर्स को ओवरकम कर सके। ठीक है, और ये जो स्टार्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, ये साइकिल ये लिख लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं, प्लस इट रिलीजेस ए पॉजिट्रॉन प्लस ए न्यूट्रिनो पार्टिकल 1h1 plus 1h1 gives rise to deuterium plus positron plus a neutrino particle plus 0.42 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन की क्यू वैल्यू है। दिस एनर्जी इज क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम बन रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी वहां पे मौजूद होगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ फ्यूज होता है, ये आपस में कोलैप्स होते हैं, वो कोलैप्स होके दे प्रोड्यूस गामा रेडिएशन। दे प्रोड्यूस 2 गामा रेडिएशंस प्लस an energy of 1.02 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये पूरे एनिहिलेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और पूरा एनर्जी का रूप ले लेते हैं। फिर 2h1 ड्यूटेरियम प्लस 2h1 ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलके हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं, 3He2 प्लस गामा रेडिएशन प्लस रिलीज ऑफ 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो हीलियम का आइसोटोप है ये भी अनस्टेबल स्टेट में रहता है, तो ऐसे 2 हीलियम आइसोटोप ये आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू 1 स्टेबल हीलियम प्लस 1H1, 2 हाइड्रोजन वापस देते हैं प्लस 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। So this is complete cycle. तो जो सन की जैसे एजियस निकाल रहे थे हम, ये उतार लेते हैं। तो ये साइकिल पूरी होने में कितने हाइड्रोजन लगे? अरे वो तो इधर आ रहा है ना, कितने लगे? एक ड्यूटेरियम बनाने के लिए कितने लगे? 2 ड्यूटेरियम यूज हुए तो कितने यूज हो गए? 4 यूज हो गए। 4 ने मिलके क्या बनाया? अब 2 हीलियम यूज हो रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन यूज हो गए? तो 4 4 8 नहीं हो गए? 4 से ये बना, 4 से ये बना, 4 के लिए 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन से 1 हीलियम बनता है। अब 2 हीलियम यूज बने तो 8 हाइड्रोजन यूज हुए ना। तो वो 8 हाइड्रोजन यूज होने पर हमें क्या मिला? 1 हीलियम और 2 हाइड्रोजन वापस मिले। ठीक है, और बाकी कहाँ गया? सारा ये एनर्जी में कन्वर्ट कंज्यूम। हाँ, नेट 6 यूज समझ में आया? ये 2 वापस आ गए। अब इसको सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to 4He2 plus 2 neutrino particle plus 6 gamma radiation plus 26.7 million electron volt. This is one cycle of proton-proton reaction. The sun is a big ball of hydrogen gas and it has been burning since how many years? 5 into 10 to the power 9 years. 5 into 10 to the power 9 years से वो बर्न हो रहा है, और अभी कितनी क्षमता बाकी है? कितना और बर्न होगा? कितना ही और बर्न होगा? अभी रिसेंटली
अब से आगे इतना ही और बर्न होगा, 5 × 10⁹ ईयर्स बर्न होगा। ठीक है, तो इसलिए ना तो तुझे चिंता है कि एनर्जी कहाँ से आएगी आगे। उसके बाद ये होगा जब सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा सन का, ठीक है, तब वो ठंडा होना शुरू होगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन के प्रोसेस में जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, सबसे पहले वही ठंडी होती है। तो ड्यू टू ग्रेविटी वहां से क्या होगा, जो लेयर्स हैं वो कंसंट्रेट होना शुरू होंगी। ठीक है, कंसंट्रेट होने की वजह से एक सॉलिड शेल बनेगा और जो अंदर की एनर्जी है वो स्क्वीज होगी, और जब वो स्क्वीज होगी तो फिर से रिएक्शन तेज होंगे, और तेज रिएक्शन होने की वजह से वो जब हीट बाहर आएगी तो पूरा का पूरा जो सन है वो एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड स्टार बन जाएगा, और फिर वो स्लोली स्लोली अपनी एनर्जी रिलीज करता रहेगा, पता नहीं कब।